अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन क्या होती है, और इसके साथ ही साथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है और उसकी इनसाइट्स क्या हैं। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें इनपुट्स आउटपुट में ट्रांसफॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो इनपुट्स हैं वो लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल है, लेबर है, तो जो इनपुट्स का और आउटपुट का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है और लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज अ टाइम पीरियड इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। कि कम से कम जिस पीरियड में एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड हो, तो उसको शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इनमें से कम अगर एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होगा, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट रन पीरियड। यानी शॉर्ट टर्म को जब आप डिफाइन करते हैं, तो ये नहीं होता कि ये 3 मंथ्स का पीरियड है, 6 मंथ्स का पीरियड है, 1 ईयर का पीरियड है, बल्कि ऐसा टाइम पीरियड कि जिसमें फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कम एक फिक्स्ड हो, तो उसको शॉर्ट टर्म पीरियड करते हैं। जबकि लॉन्ग रन पीरियड को अगर आपने डिफाइन करना हो, तो इट इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। कि ऐसा टाइम पीरियड कि जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, ऐसे टाइम पीरियड को लॉन्ग रन टाइम पीरियड कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्क्राइब किया जा सकता है शॉर्ट रन पीरियड में भी और लॉन्ग रन पीरियड में भी। अगर शॉर्ट रन पीरियड में हम इसको डिफाइन करें कि सपोज अगर हमने कहा कि दो फैक्टर्स के साथ आप प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज द लेबर एंड कैपिटल, और उनमें से कम एक कांस्टेंट है जिसके साथ बार लिखा है, इसको हमने कांस्टेंट अज्यूम किया, और लेबर के यूनिट्स बढ़ाने से आउटपुट बढ़ रही है या आउटपुट में चेंज आ रही है, तो दिस फंक्शन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड बोथ आर वेरिएबल, तो दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। इसके बाद है जी कि टोटल प्रोडक्शन क्या होती है? तो टोटल प्रोडक्शन होती है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेस। तो जितनी प्रोडक्शन कोई फर्म करती है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से, दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होती है? किसी भी चीज की एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो उसके यूनिट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको इजी वे डिफाइन करने का तरीका ये होता है, जैसे हम कहें एवरेज प्रोडक्शन, तो उसको हम कह सकते हैं प्रोडक्शन पर यूनिट। अब यूनिट क्या है इसमें? प्रोडक्शन पर यूनिट। तो यूनिट आपका लेबर भी हो सकता है, वेरिएबल यूनिट जो है वो लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। अगर हम कहें कि वेरिएबल यूनिट जो है वो लेबर है, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर क्या होगी? दैट इज द टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। अगर हम कहें कि जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो कैपिटल है, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ कैपिटल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में के जो है सिंबल यूज होता है कैपिटल के लिए, और सी जो है एक्चुअली वो यूज होता है कॉस्ट के लिए। तो के का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल होता है। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन अगर हम कहें, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगी? Marginal production is the change in total production due to one unit change in variable factor।
कि अगर टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आती है, अगर आपका जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें 1 यूनिट चेंज आए तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर क्या होगी? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ओवर चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो लेबर है, ये पहले आपने 4 यूनिट्स लगाई थी और टोटल प्रोडक्शन थी सपोज 50, और 5 यूनिट्स लगाने पे ये हो गई 55, तो एक्चुअली ये क्या है? दैट इज दैट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, दैट इज द 5 तो ये क्या आ गई? 5। इसी तरह जो मार्जिनल प्रोडक्शन रिगार्डिंग जो है वो कैपिटल भी हो सकता है। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन कैपिटल क्या होगा? दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन रिगार्डिंग द कैपिटल। ऐसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट might be labor or capital. Then law of variable proportion. शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर कोई फर्म लगातार अपने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाती चली जाती है, तो स्टार्ट में जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। स्टार्ट में टोटल प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ती है? इंक्रीजिंग रेट से। और फिर भी अगर वो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाती है, तो फिर जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, एंड आफ्टर रीचिंग एट मैक्सिमम पॉइंट टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है। फिर से सुने, अगर कोई फर्म यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आमतौर पे उसको क्या लिया जाता है? वो उसको लेबर लिया जाता है। तो अगर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को वो इंक्रीज करती चली जाती है, तो टोटल प्रोडक्शन पहले किस रेट से बढ़ती है? इन द बिगिनिंग टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट। और उसके बाद क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट। और आफ्टर रीचिंग एट मैक्सिमम क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइंस। 3 फेज होते हैं उसके, और उसको कंबाइनली क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? इन द शॉर्ट रन पीरियड इफ अ फर्म कंटिन्यूसली इंक्रीजेस द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो इन द बिगिनिंग total production increases with increasing rate, then total production increases with decreasing rate, and after reaching at maximum total production decreases, and this is called law of variable proportions. इस लॉ में कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं। वो अच्छा, ये पहले ये है कि जब 3 फेज आते हैं, ये 3 फेज से क्या जो है वो इंडिकेट करते हैं। जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्या होता है और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्या होता है, इसको हम पहले सीख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। मसलन एक है लेबर, लेबर है 1 2 3 4, और टोटल प्रोडक्शन है सपोज 5 10 20 35। एक और केस है, लेबर है 1 2 3 4, और टोटल प्रोडक्शन है सपोज 5 एंड देन 20 देन 30 देन 35। अब अगर हम गौर से देखें तो इस केस में भी जैसे लेबर 1 है तो टोटल प्रोडक्शन 5 थी, जब आपने लेबर बढ़ाई तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ के 10 हो गई, फिर बढ़ के 20 होगी, फिर बढ़ के 35 होगी। इस केस में भी जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हो टोटल प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। फर्क क्या है? डिफरेंस इज कि अगर हम यहाँ पे इसका रेट कैलकुलेट करें, तो रेट एक्चुअली जो रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन होता है वो इसका मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन को अभी हमने डिफाइन किया है कि इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ओवर चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर। तो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन हेयर? अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इट इज 5/1, दैट मीन्स के 5। यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 10 से 20 हुआ, तो 10/1 दैट इज द 10। फिर
15, तो इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्शन इसमें बढ़ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, कि पहले आपका गैप 5 था, फिर 10 था, फिर 15 था, तो इसका मतलब है ये टोटल प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ रही है? टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। और अगर यहां पर अगर हम देखें तो मार्जिन प्रोडक्शन कैलकुलेट करें जी, यहाँ पे आपका गैप कितना है? दैट इज द 15, फिर क्या है 10, फिर क्या है 5। तो टोटल प्रोडक्शन ये भी बढ़ रही थी, ये भी बढ़ रही थी। ये जो टोटल प्रोडक्शन है ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, और ये जो टोटल प्रोडक्शन है ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। बात क्लियर हो गई कि हमने कहा है कि जब आप लेबर के यूनिट्स को बढ़ाते हो तो पहले टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है और फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो एक्चुअली जब इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है। और अगर टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है? वो डिक्रीज कर रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन के इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्शन का बढ़ना, और टोटल प्रोडक्शन के डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब ये है भाड़ी ये भी रही है, भाड़ी ये भी रही है। तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब यह है कि मार्जिनल प्रोडक्शन का कम होना। और अगर टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाए, मसलन आपके लेबर के 4 यूनिट से और टोटल प्रोडक्शन थी सपोज 20 और फिफ्थ यूनिट से ये 15 हो गई, तो इसका मतलब है टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई। अगर टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाए तो फिर मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा? ये माइनस में जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन जब डिक्लाइन करती है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है? ये नेगेटिव में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कि जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिन प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी तो मार्जिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? वो लेस देन जीरो या नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर होगी बात? नाउ द assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल proportions, इस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं। पहले ये अज्यूम करते हैं कि इट इज अबाउट द शॉर्ट टर्म पीरियड। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ फैक्टर जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं और कुछ फिक्स फैक्टर हो सकते हैं, और जो एक फर्म है वो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर के साथ प्रोडक्शन कर रही होती है। A firm is able to combine fixed and variable factors to produce something। जो फर्म है वो एग्जीक्यूट करती है प्रोडक्शन को किसकी मदद से? फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को कलेक्टिवली लगा के। तीसरी चीज हम अज्यूम करते हैं कि जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया? लेबर लिया, उसकी जो यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है और वो एक जैसे हैं। और चौथी चीज जो हम अज्यूम करते हैं कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, ये टेक्नोलॉजी है फर्म की, वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। फिर से देखें, 4 अजम्पशंस हैं इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। पहली कि शॉर्ट रन पीरियड है, शॉर्ट रन पीरियड। दूसरी के फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके फर्म अपनी प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करती है। तीसरा कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं वो होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं। और चौथा, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, ये टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। अब इसको हम जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक टेबल और ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये हमने एक टेबल बना रहे हैं कि जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया है और बाकी सारे फैक्टर्स को हमने फिक्स्ड कंसिडर किया है, और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमने किसको लिया? लेबर को। यानी हमने लिया कि लेबर हम बढ़ा रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर जो हैं वो क्या है? फिक्स्ड हैं।
जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो आपकी कोई चेंज नहीं। मैं इससे इसको आसान है मार्जिन प्रोडक्शन से स्टेबल को बनाना। तो मार्जिन प्रोडक्शन को मैं पहले लिख रहा हूँ। हमें पता है कि स्टार्ट में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, यानी मार्जिन प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। और फिर टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, यानी जो मार्जिन प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन करती है। और फिर वो कम होते होते किस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। तो ये तीसरा फेज आ जाता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली मार्जिन प्रोडक्शन को पहले बढ़ाया, फिर उसको कम किया और फिर उसको नेगेटिव तक ले गया, इस पूरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शो कराने के लिए। अगर हमारे पास मार्जिनल हो तो हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हो तो मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसका क्यूमुलेटिव लेते जाएंगे मार्जिनल का, तो वो टोटल आता जाएगा। मसलन पहले यूनिट का 0 यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन तो 0 थी। जब पहला यूनिट आपने लगाया तो उसकी सेपरेट प्रोडक्शन कितनी थी, 10 थी। टोटल मिला के हो गई 10। दूसरा लगाया तो उसकी अलहदा से जो प्रोडक्शन थी वो 15 थी। कुल मिला के कितनी होगी, 25। और फिर क्या हो गया, 45। और फिर क्या हो गया, 60। फिर क्या हो गया, 70। फिर क्या हो गया, 75। फिर 75। फिर 70। तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने इसको ऐड करते गए, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, और इस तरह से आपके पास टोटल कैलकुलेट होती गई। अगर आपने टोटल से मार्जिनल कैलकुलेट करना हो तो इसका डिफरेंस लेते जाएं। मसलन इसका डिफरेंस कितना था, 10, ये आ गया। इसका डिफरेंस कितना था, 15, ये आ गया। इसका डिफरेंस कितना था, 20, ये आ गया। इसका डिफरेंस कितना था, 15, ये आ गया। इस तरह से ये कॉलम जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो कहीं पर भी जब टोटल और मार्जिनल कैलकुलेट करनी होगी तो यही वे होगा, इसी तरह से होगी। मसलन आपने यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, तो अगर टोटल यूटिलिटी गिवन हो, मार्जिनल कैलकुलेट करनी हो तो ऐसे ही कैलकुलेट होगी। अगर आपके पास मार्जिनल गिवन हो और टोटल कैलकुलेट करनी हो तो ऐसे ही होगी। इसी तरह से अगर आपके पास कॉस्ट है, रेवेन्यू है, मार्जिनल गिवन है, टोटल कैलकुलेट करना है, तो इसी जो तरीके से, इसी वे से कैलकुलेशन होगी। एवरेज क्या है, जैसे हमने कहा कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर, तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर करते जाएंगे। यहाँ पे जैसे 1 से टोटल को डिवाइड किया तो आ गया 10। ये जो 25 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, 12.5। 45 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया, 15। और 60 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया, 15। इसी तरह से ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे मैंने कंप्लीट बनाया, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये आ गया। उसके बाद ये जैसे 70 डिवाइडेड बाय 5 जो है 14। 75 डिवाइडेड बाय 6 क्या है, 12.5। और इसी तरह से ये आ गया। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में याद रहे कि हमने तीन चीजें, तीन फेजेस दिखाने होते हैं। एक, कि जब आप कॉन्टिन्यूसली यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन है पहले वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो कहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, जहां तक मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है तो ये जो है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ये मैंने लिखा बेटा इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। और जब इसका ये डिक्लाइन कर रहा होता है, यहां से यहां, यहां सारा, ये टोटल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे किस रेट से बढ़ रही है, ये टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। ठीक है। और इस पे मार्जिन प्रोडक्शन क्या होगी, मार्जिन प्रोडक्शन होगी कम। और जब ये डिक्लाइन करना शुरू हो गई, जैसे ये 75 से 70, तो उस वक्त मार्जिनल क्या होगी, मार्जिनल नेगेटिव होगी। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन इज लेस देन 0। क्लियर होगी बात। इसी चीज को हम ग्राफ से बनाएंगे। ग्राफ की जो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत तवज्जो से आपने उसको देखना है। इसमें हमने लेबर लिया है किस एक्सेस पे, लेबर को हमने लिया है एक्स एक्सेस पे, और टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन किस किस एक्सेस पे लिया है, हमने इसको वाई एक्सेस पे लिया। जब हमने लेबर बढ़ाते गए तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या थी, बढ़ती चली गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ये बढ़ रही है। ये हमने इसको प्लॉट किया, तो जो वैल्यूज हैं उसी को प्लॉट किया। जो बच्चे इस वक्त इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्होंने ये जो टेबल था उसकी मदद से ये खुद से बनाना है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा सीख नहीं पाएंगे।
इसको उन्होंने बनाना है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम पे गई, उसके बाद ये डिक्लाइन कर गई। ठीक हो गया। तो इसका एक बात ये हुई कि जब लेबर इंक्रीज कर रही थी तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी। अच्छा, पहले हमने कहा था कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। किस पॉइंट तक इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, इसको अगर हमने देखना हो तो कैसे पता चलेगा ग्राफ में? उसमें तो पता चल रहा था आपके टेबल में कि वहां पे मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रही थी, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी। तो यहां भी पता चल सकता है कैसे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से किस पॉइंट तक बढ़ रही है। स्टार्ट में वो इंक्रीजिंग, जिस पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही है, यहां से हमें पता चलेगा ये वाला। जब मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रही है तो टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन किस रेट से कर रही है? टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रही है, ये देखें, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ ही रही है, लेकिन किस रेट से बढ़ रही है? टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। और जब ये मैक्सिमम पर है तो ये क्या है? जीरो पे है। अच्छा, ये भी आप ध्यान में रखें, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे हो तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगी? मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जीरो। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जब टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम, टोटल प्रॉफिट जब मैक्सिमम पर होता है तो मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है? मार्जिनल प्रॉफिट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। तो ये एक उसकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि एक चीज जब मैक्सिमम पर होती है तो दूसरा उसका जो मार्जिनल होता है, मार्जिनल वो क्या होता है? वो जीरो होता है। इसको जनरलाइज कर लें, अगर आपने कोई चीज नहीं भी पढ़ी होगी तो वहां पे जाके आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या आना चाहिए आंसर। बात क्लियर हो गई? तो तीसरी बात हमने ये कहा कि जब टोटल प्रोडक्शन जो थी वो मैक्सिमम पे थी तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गई? वो जीरो हो गई। और जब ये डिक्लाइन करना शुरू हुई तो मार्जिनल क्या है? वो आपकी नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। तो अगर सबसे पहले हमने टोटल प्रोडक्शन को देखना हो तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ा रहे हो तो पहले टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ी, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी, और उसके बाद मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद डिक्लाइन कर रही। ठीक हो गया। अब आ जाए मार्जिनल प्रोडक्शन की तरफ। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, अगर इसका ग्राफ देखें तो मार्जिनल प्रोडक्शन जैसे जैसे यूनिट्स आप बढ़ा रहे हो पहले बढ़ रहा है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है लेकिन ग्रेटर देन जीरो है। कम हो रहा है लेकिन ग्रेटर देन जीरो है। फिर जीरो पे गया और फिर क्या हो गया? नेगेटिव पे चला गया। बात क्लियर हो गई? जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते गए तो मार्जिनल प्रोडक्शन पहले क्या हुई? बढ़ी। फिर क्या हुई? कम हुई लेकिन पॉजिटिव थी, और फिर जीरो पे गई, और फिर ये नेगेटिव पे चली गई। एवरेज प्रोडक्शन क्या है? अगर हम एवरेज प्रोडक्शन को देखें तो एवरेज प्रोडक्शन का ग्राफ भी आप देखें कि जैसे जैसे लेबर इंक्रीज कर रही है तो एवरेज पहले बढ़ रही है, फिर ये मैक्सिमम पे, और फिर ये डिक्लाइन कर रही है, ऐसे। अब इससे क्या होता है? इससे कुछ रिलेशन आते हैं इनके वेरिएबल्स के आपस में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर में बहुत ही अहम है। जैसे एक रिलेशन है इस ग्राफ में, वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक हो गया। अगर हम इस पूरे फेज को कट्ठा कट्ठा अंडरस्टैंड करें, यहां से लेके यहां तक जी पॉइंट तक, तो इसमें यह है कि व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अब स्टार्ट में इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट, लेकिन हम उसको क्या करेंगे? जब तक वो इंक्रीज कर रही है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन में इंक्रीज, ये वाला हिस्सा, इसको हमने कहा में इंक्रीज और डिक्रीज, या ये वाला हिस्सा, बट ग्रेटर देन जीरो, लेकिन वो जीरो से क्या है? ज्यादा है। अगर सपोज यहां से आपसे कहा जाए कि व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्शन मस्ट इंक्रीज, तो करेक्ट और इनकरेक्ट?
तो आप कहेंगे इनकरेक्ट, क्योंकि वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर आपसे कहा जाए कि जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है तो मार्जिनल प्रोडक्शन लाजमी तौर पे कम होती है, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप कहेंगे इनकरेक्ट, क्योंकि वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट ये आया कि जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी कहां से लेके कहां तक, हमने कहा कि इस एरिया से लेके इस इस पॉइंट तक, जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मार्जिनल प्रोडक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज बट ग्रेटर देन जीरो। ये वाला रिलेशन हमने इस वक्त डिफाइन किया, जिसको मैंने हाईलाइट किया। दूसरा पॉइंट आ गया जी कि अगर टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम पर होती है, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, तो मार्जिनल क्या होगी, इसको मैंने ऑलरेडी बताया आपको। देन मार्जिन प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। ये देखें, ये मैक्सिमम पे है, तो ये क्या है, ये जीरो पे है। बात क्लियर हो गई। तीसरा रिलेशन इसमें, तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन इसमें क्या है, तीसरा रिलेशन ये है कि जब टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू होती है, व्हेन टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस, तो मार्जिनल क्या होती है, व्हेन टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज लेस देन जीरो। मार्जिन प्रोडक्शन क्या होगी, वो लेसर देन जीरो होगी। तो ये जो हमने अगला हिस्सा इसका एक्सप्लेन किया, ये वाला, ये मेन पॉइंट जो मैक्सिमम पे था, और ये वाला, इस तरह से ये तीन इसके रिलेशन बने हैं कि जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है तो मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन वो ग्रेटर देन क्या होती है, जीरो होती है। व्हेन टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है तो मार्जिन प्रोडक्शन क्या होती है, वो जीरो होती है। जब टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है तो मार्जिन प्रोडक्शन क्या होती है, वो लेस देन जीरो होती है। तो ये इसका एक रिलेशन हमारे सामने आ गया, वो है टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का। एक और रिलेशन भी है इस ग्राफ में, और वो क्या है, वो उसको हम देख लेते हैं कि वो रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिएगा, इसके भी इसी तरह से तीन रिलेशंस बनते हैं। जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, ये वाला एरिया मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये वाला, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो मार्जिनल जो क्या है, मार्जिनल इज व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजेस मार्जिन प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन। उसका ग्राफ देखें, वो जो ग्राफ है, ये जो चाह रहा है, ये इस तरह से, तो मार्जिन प्रोडक्शन का ग्राफ जो है वो एवरेज प्रोडक्शन से ऊपर है। एंड व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, तो मार्जिनल उसको क्रॉस कर रहा है, तो मार्जिन प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन। और तीसरा पॉइंट इसमें आ गया, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइंस, जब एवरेज प्रोडक्शन कम होती है तो मार्जिनल क्या होती है, मार्जिन प्रोडक्शन इज लेसर देन एवरेज प्रोडक्शन। तो मार्जिनल एवरेज से कम हो जाती है, मार्जिनल का ग्राफ एवरेज से नीचे है। तो ये तीन पॉइंट्स इससे रिलेशनशिप के हैं और तीन पॉइंट्स इस रिलेशनशिप के हैं। ये पॉइंट्स दोनों तरह के बहुत अहम हैं। आम तौर पर एमसीक्यूज फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक चीज और भी इसमें जरूरी है, और वो ये है कि इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। वो क्या चीज है कि इसको, इस ग्राफ को आपको पॉइंट, जो पॉइंट्स के बगैर, यानी आप अगर आप टेबल के साथ नाम भी बनाएं तो इसको स्केच करना आना चाहिए। ये टोटल प्रोडक्शन बनता है। अच्छा, ये जो टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ है, इसको कहते हैं एस टाइप। कहीं पर पूछ लिया जाए कि टोटल प्रोडक्शन का नाम क्या है, तो इसका नाम है एस टाइप ग्राफ। और इसमें क्या बनेगा, इसमें हमें पता है कि मार्जिन प्रोडक्शन पहले बढ़ रही है, मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रही है, और फिर जो है वो डिक्लाइन हो रही है,
और इस पॉइंट से ये गुजरेगा ऐसे, ये मार्जिन प्रोडक्शन आ गया। एवरेज प्रोडक्शन आपने बनाना है तो इसको आपने यहां से लेके जाना है, इस पॉइंट पर आपने मैक्सिमम पे रखना है और उसके बाद डिक्लाइन शुरू कर देना है। आमतौर पर जब बच्चे इसको बगैर प्लॉट किए बनाते हैं तो वो उसको गलत कर जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अब इस पॉइंट तक टोटल प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे वो मैक्सिमम है, यहाँ पे मार्जिनल जो थी वो जीरो थी। यहाँ पे एपी मैक्सिमम है, जब एपी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल एवरेज के इक्वल होती है। तो ये जो ग्राफ है इसको आपको स्केच करना भी आना चाहिए, इसकी भी जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं उसकी उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। इस साइड पे हमने लिया था लेबर और इस साइड पे हमने ली थी टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। अब एक तीसरी चीज रह गई है, वो है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? स्टार्ट से लेके इस पॉइंट तक कि जब एपी एमपी के इक्वल होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में, कुछ जगह पे इसको इस पॉइंट से रिलेट किया जाता है, ये गलत है। पहली जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? स्टार्ट से लेके उस पॉइंट तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू द पॉइंट, किस पॉइंट तक? टू द पॉइंट वेयर क्या? मार्जिन प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन। इस पॉइंट तक फर्स्ट स्टेज है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जहां पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट वेयर एपी इज इक्वल टू एमपी टू द पॉइंट वेयर टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम और एवरेज और द मार्जिन प्रोडक्शन इज जीरो, इसको कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, ये इकोनॉमिकली फिजिबल है। यानी अगर आप लेबर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो कहाँ तक वो इकोनॉमिकली फिजिबल है? वो 7th यूनिट तक है। क्योंकि 7th यूनिट से बियॉन्ड अगर आप लगाते हो लेबर को तो बजाय कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ती, वो डिक्लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि कहाँ तक आपकी जो है वो प्रोडक्शन होती रहनी चाहिए, तो वो जो प्रोडक्शन है वो आपकी जारी रहेगी जब तक आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं होती। इससे आगे अगर आप लेबर लगाओगे तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं। तो फर्स्ट टू स्टेजेस जो हैं वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, और थर्ड स्टेज जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद इसको हमने, ये रिलेशनशिप है टोटल प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन का। जैसे हमने कहा कि जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जीरो से ग्रेटर होती है। फिर हमने कहा जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल इज जीरो। फिर हमने कहा कि जब टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है तो मार्जिनल इज लेस देन जीरो। उसके बाद आ गया जी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिन प्रोडक्शन। तो हमने ये पढ़ा कि व्हेन एवरेज प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करती है तो मार्जिन प्रोडक्शन का ग्राफ एवरेज से ऊपर होता है, और जब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम पे होती है तो मार्जिनल एवरेज के इक्वल होती है। और फिर हमने देखा कि जब एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है तो मार्जिनल एवरेज से लेसर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिलेशनशिप, किसके लिए? किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी अगर किसी पेपर के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हों तो उसके लिए भी ये रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन जो है वो सेपरेटली पूछे जा सकते होते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? स्टार्ट से लेके उस पॉइंट तक जब एपी जो है वो मैक्सिमम होता है या एमपी एपी के इक्वल होता है, इसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं। सेकंड स्टेज क्या होती है? जब एपी जो है उस पॉइंट से कि जहां पे पी मैक्सिमम होता है टू द पॉइंट वेयर टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, तो या मार्जिन प्रोडक्शन इज जीरो, उसको क्या कहते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और थर्ड क्या होती है कि जब आपकी टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है या मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसको अगर हम ग्राफ से दोबारा से एक दफा देख लें
तो यहाँ से ये ये वाला एरिया जो है, ये सारा एरिया क्या है, फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, और ये है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर होगी बात? ये हमारा आज बहुत का इंपॉर्टेंट लेक्चर था प्रोडक्शन के हवाले से, प्रोडक्शन फंक्शन, और इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा। दो अहम रिलेशनशिप हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, एक था टोटल प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन, और दूसरा था एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जो ग्राफ टेबल बना है इसको भी आप कोशिश करिएगा खुद बनाए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।